संसदीय कार्य मंत्रालय ने देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS का वेब पोर्टल लॉन्च किया। विगत कई वर्षों से संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम विद्यालय परिषद में आयोजित होता रहा है। इस वर्ष हमने अपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के वेब पोर्टल के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया है, जिसमें छात्रों के प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किशोर सभा के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के कक्षा 12 तक के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रतिभागी छात्रों के लिए कुछ पंक्तियाँ। जहाँ सोच है ऊंची और हौसले जवान है, जहाँ सोच है ऊंची और हौसले जवान है, वही देश का भविष्य और समृद्धि का निशान है। युवा ही लाएंगे इस धरती पर नया सवेरा, युवा ही लाएंगे इस धरती पर नया सवेरा, क्योंकि उनके हाथों में ही बदलाव की कमान है, क्योंकि उनके हाथों में ही बदलाव की कमान है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा विशिष्ट अतिथि महोदया का एक बार पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, विद्या और कला की देवी माँ शारदा के आगे दीप प्रज्वलित करते हैं। अब मैं प्रधानाचार्य महोदया से निवेदन करता हूं कि वो मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदया तथा सम्मानित शिक्षकगणों के साथ मंच पर आए और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और बुद्धिदायिनी मां शारदे के आगे दीप प्रज्वलित करें। स्वयं सेवकों से निवेदन है कि माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन में उनकी सहायता करें। अब मैं मुन्नीलाल सर से और अभिनय आचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपने समूह के साथ आएं और कुल गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय मुन्नीलाल सर और अभिनय आचार्य सर। सुंदर ये सब
अब मैं कार्यक्रम संयोजिका प्रमुख डॉक्टर सीमा सिंह मैम से निवेदन करता हूं कि वो प्रतिभागी छात्रों का परिचय हमारे अतिथियों से कराने की कृपा करें। आदरणीय सीमा सिंह मैम। और आप लोगों से निवेदन है कि मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैप हो जाए। हमारे इस विद्यालय परिवार में आए हुए, मैं अतिथि कैसे कहूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर और हमारी मार्गदर्शिका, हमारी संरक्षिका, उपाध्यक्षा, स्कूल बोर्ड सुषमा मैम हम लोग के साथ हैं। मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका रूपरेखा बता दूं। वैसे हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर अपने विद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे हर वर्ष इतनी मेहनत करते हैं, इस बार हम लोगों ने देखा कि संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है। वो विगत कई वर्षों से काम कर रहा है, उनका 4th एडिशन चल रहा है ये। तो उसमें ये योजना थी कि आप इस विद्यालय का पंजीकरण कराएं वेब पोर्टल पर और अपने विद्यालय में ये सभा, किशोर सभा आयोजित करें, जैसा कि पीछे लिखा भी हुआ है, जिसमें कक्षा 12 तक के छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं। तो विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और फिर इसकी रिपोर्ट, फोटोज, वीडियोज हम लोग अपलोड करेंगे और भारत सरकार की तरफ से हमारे छात्रों के लिए वहाँ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को इस बार संविधान दिवस के पूर्व ही आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रतिबंध हमारे साथ था। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रूलिंग, अपोजिशन, स्पीकर, पूरा एक लोकसभा की कार्यवाही को हम आपके सामने 1 घंटे के लिए एक सजीव चित्रण करेंगे, जिसमें लोकसभा की विविध गतिविधियों, प्रक्रियाओं से हम अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये विश्व का सबसे जो एक प्रचलित व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे प्रचलित व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को जब हम समझेंगे तो अपने लोकतंत्र के साथ हम बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ेंगे। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने प्रतिभागियों का उनके मंत्रालयों के साथ एक संक्षिप्त परिचय अपने अतिथियों से, अपने दर्शकों से कराना चाहती हूँ। सर्वप्रथम नंबर 1 हमारे स्पीकर महोदय, अभी उनकी चेयर खाली है क्योंकि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन परिचय कराती हूँ। स्पीकर कृष्णा गुप्ता, चीफ मार्शल सक्षम साहिल, सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मण कुमार, सेक्रेटरी 2 अंकुर पाठक, सेक्रेटरी 3 पल्लव कुमार, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आदित्य तिवारी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी प्रिंस राजगीर, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। बच्चों थोड़ा शोर कम करेंगे तो हमारी प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होगी। फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव दिव्यांशु सांकृत, एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान सानिध्य। मैम, सर, मैं आपको 2 अपने विशिष्ट छात्रों से, ये हमारे विद्यालय के विशिष्ट रत्न हैं, इनसे परिचय कराती हूँ।
ये हमारे दो ऐसे बच्चे हैं कि काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी 3 चरणों में, जिसमें लगभग 2,36,000 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था और हमारी ये 2 छात्र तीनों स्तर पार करते हुए इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था। और तालियों की बात अब शुरू होती है कि हमारे इन दोनों छात्रों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से स्वयं पुरस्कार प्राप्त हुआ। छात्र बैठ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, हिमांशु कुमार, विमेन, बच्चों थोड़ा धैर्य। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर चेतन कुमार, MP मधुबनी अशोक कुमार यादव प्रशांत कुमार सेकंड, स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन राजकुमार रंजन सिंह प्रशांत फर्स्ट, MP JDU राजीव रंजन एकलव्य आडवाणी, MP मिर्जापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल अनिकेत यादव, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी आदित्य प्रकाश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री अर्जुन मुंडा प्रणव, स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सनेश विश्वकर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडविया जी ध्रुव कुमार गोंड, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी यशराज। हाँ, तो हम आते हैं अपने विपक्ष की तरफ। सबसे पहले हैं कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी दीपक कुमार फर्स्ट, कांग्रेस MP श्री राहुल गांधी जी अचल प्रकाश द्विवेदी, अरे भाई माता जी से मिलिए, कांग्रेस MP सोनिया गांधी विकास यादव, MP शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान अंकुश राज, MP हैदराबाद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी समीर विश्वकर्मा, MP तिरुवनंतपुरम शशि थरूर जी राजर्षि मिश्रा, MP नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला पार्थ नंदन शुक्ला, MP TMC सुदीप बंदोपाध्याय दीपक कुमार सेकंड, MP BSP गिरीश चंद्र ऋतिक राज, MP नरसापुरम रघुराम कृष्ण राजू साहित्य राज, MP DMK TR बालू आनंद कुमार, MP कांग्रेस नकुलनाथ हिमांशु कसौधन, MP SP ST हसन अक्षय यादव, MP DMK दयानिधि मारन आदित्य मोदनवाल, MP BSP श्याम सिंह यादव अली रजा, MP TMC महुआ मोइत्रा अमन कुमार, MP BJD अच्युतानंदा सामंता वंश गुप्ता, MP SP श्रीमती डिम्पल यादव विजय तीसरा, आपका उत्साह समझ सकती हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। MP झारखंड मुक्ति मोर्चा सुंदरम बाबू कुशवाहा। अब मैं अपने मीडिया पर्सन का भी थोड़ा आपसे परिचय करा दूं। हमारे मीडिया में हमारे छात्रगण ही हैं और आप सब जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही होती है तो वहां भी मीडिया को आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले अनुज यादव, धर्मवीर वैभव, शिवम यादव और तनिष्क सोनी, ये चारों बच्चे मैम यहाँ की सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की पूरी जिम्मेदारी इनकी है और ये अपने रोल प्ले में भी हैं। ये हमारे वॉलंटियर हैं मोहम्मद शोएब, तालियां इनके लिए भी। हमारी संसदीय कार्यवाही में विदेशों से भी कुछ प्रतिनिधि समय समय पर आते रहते हैं, तो आज की प्रक्रिया को देखने के लिए हमारे साथ कुछ विदेश फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं, विदेश से आए हुए प्रतिनिधि हैं, उनका परिचय कराती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं अनुराग तिवारी,
फिजी से आए हुए हमारे बीच प्रतिनिधि हैं राजवर्धन सिंह, और यूएई के आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं श्री आगा हमदान जी। अभी हमारे बीच 2 मार्शल भी बाकी हैं। पूरी टीम हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब तक सुरक्षित नहीं होगी टीम कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो हमारे बीच 2 मार्शल हैं, एक शशांक शेखर मिश्रा और अभिषेक पटेल। तो ये हमारी पूरी किशोर सभा की टीम है। अब इस किशोर सभा के गतिविधियों को आयोजित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए मैं मंच सौंपती हूँ। इन्हीं प्रतिभागियों में से एक हमारे सहयोगी छात्र पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके पास है, तो कार्रवाई वही शुरू करें। डिस्क्लेमर देंगे हमें यशराज। सर्वप्रथम मैम एवं सर का धन्यवाद। आज मैं इस ऐतिहासिक सभागार में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय युवा संसद के अंतर्गत आयोजित हो रहे किशोर सभा में आप सभी अतिथि एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कार्यक्रम की ओर अग्रसर हों इससे पूर्व आप सभी को अवगत करा दूं कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल द्वारा आयोजित युवा संसद कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रथाओं को समझने एवं उनमें शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और राय पूरी तरह से उनके अपने हैं और आवश्यक नहीं कि वे विद्यालय या उसके कर्मचारियों की आधिकारिक नीति या स्थिति को दर्शाते हों। Now, I would like to deliver the disclaimer in English. The Youth Parliament event organized by Central Hindu Boys School aims to provide students with a platform to understand and engage in parliamentary procedures and democratic practices. The views and the opinion expressed by the participant during the event are solely their own and do not necessarily reflect the official policy or the position of the school or its staff. Now, I would like to give the floor to our participants. Thank you. आदरणीय सभासदों, आदरणीय अध्यक्ष जी, शपथ और प्रतिज्ञान। सेक्रेटरी जनरल प्लीज। Speaker sir, there are 2 members, Mr. Sahitya Raj from Narsapuram constituency, Andhra Pradesh, and Mr. Prashant Kumar from Madhubani constituency, Bihar, will be taking oath or affirmation. Mr. Sahitya Raj. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath. Sir, in which language? In Sanskrit. अहम साहित्यराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि संविधानस्य नाम्ने सपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। मिस्टर प्रशांत कुमार। Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath. Sir, in which language? मैथिली। हम प्रशांत कुमार जे लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि संविधानक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा और निष्ठा राखब, जे हम भारतक प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण राखब और जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी तकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय बिहार, जय हेडगेवार, भारत माता की जय।
माननीय सदस्यगण, बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले श्री एम एस स्वामीनाथन जी का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए और भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में विशेष भूमिका निभाई। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये सभा दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनकंबू संबा शिवन स्वामीनाथन जी, जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक भी माने जाते थे, जिन्होंने भारत देश को भूखमरी से बचाया था, उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं समूचे देश को स्वयं से संबद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को अपनी शरण में शांति प्रदान करें। कांग्रेस दल के वरिष्ठ सांसद श्री अचल जी से निवेदन है कि वे दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज हमारे बीच एक बड़ी ही महान हस्ती हरित क्रांति के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई कार्यक्रमों के माध्यम से देश के कई गरीब किसानों की सहायता भी की है। हमारे बीच नहीं रहे। मैं पूरे विपक्ष की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करता हूं। अब ये सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 101, नेता प्रतिपक्ष श्री दीपक कुमार जी। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में पैसेंजर ट्रेनों में दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसका अब तक कोई विवरण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या इसका मुख्य कारण रोलिंग स्टॉक है, या रखरखाव की कमी है, या कर्मचारियों की कमी है, या आपके कार्यकाल का भ्रष्टाचार है कारण? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न रेलवे जोनों में चालकों के लंबे कार्य घंटे हैं, या सुरक्षा उपायों को लागू करने में सरकार की लापरवाही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, सरकार को इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2.14 लाख करोड़ का आवंटन था। यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है? माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आदरणीय सांसदगण, कवच भारतीय रेलवे द्वारा अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी ATP प्रणाली है। प्रारंभ में इसे ट्रेन टकराव परिहार प्रणाली यानी TCAS के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जुलाई 2020 में हमारी सरकार और रेल मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय ATP प्रणाली के रूप में अपना लिया है। भारत के वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में मैं आपको सूचित करूं कि कवच के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 2000 किलोमीटर ट्रैक पर धन आवंटित किया जा चुका है। साथ ही 34,000 किलोमीटर के स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग के त्वरित कार्यान्वयन करने के लिए कवच के उस पर भी धन आवंटित किया जा चुका है, जिसे 2027-28 मैं पूछना चाहूंगा, जितनी कवच लगी है उससे ज्यादा तो ट्रेनें पलट रही है। प्लीज लेट हिम कंक्लूड फर्स्ट। माननीय 2027-28 तक इन स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पर भी इस कवच का कार्यान्वयन कर लिया जाएगा। और जहां तक रेल सुरक्षा की बात है,
कैग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRSK में अनियमितता पाई गई है, उसके संबंध जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार और रेल मंत्रालय कठोर कार्रवाई का प्रावधान कर रही है। साथ ही कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी CRS में मेरा ये सवाल है, इन्होंने इतना तारीफ कर रहे हैं, 2004 से 9 के बीच में जब हमारी सरकार थी तो 20,000 करोड़ का रेलवे को मुनाफा हुआ था और आज तक आपके 1 रुपया का मुनाफा आपने नहीं किया, ऐसा क्यों? माननीय, आपके समय का भ्रष्टाचार है और आपके समय का आंकड़ा भी झूठा है। आपको सूचित करूं कि कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी को मजबूत करने के लिए जो संवैधानिक बाधाएं थे, उसको दूर करने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उस ओर प्रयास कर रही है। मैं पुनः इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय और भारत सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है, जिसको लेकर हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और पूर्णतः इसके ओर अपना काम और प्रयास कर रही है। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 102 कांग्रेस दल के वरिष्ठ सांसद श्री अचल प्रकाश जी। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस संसद में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। महोदय, हमारे देश की तथाकथित शिक्षा प्रणाली में अभी जो हो रहा है वो बहुत ही अपवित्र है। महोदय, शीर्ष परीक्षाओं के पेपर लीक ने हमारे इस देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है और अब ये युवा हताश और निराश हो चुके हैं। मेरा इस सरकार से बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न है कि यह सरकार इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? माननीय शिक्षा मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज अचल जी ने प्रश्न उठाया है तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि उनके राज्य में 2004 से 14 के बीच केंद्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूपीए सरकार ने उस वक्त परीक्षा पेपर से लीक से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आज ये युवाओं के हितैषी बन रहे हैं। झूठी बातें करके संसद को बहकाने की कोशिश ना करें महोदय। नहीं, बैठ जाइए, बात सुन लीजिए। सर, हमारी सरकार पेपर लीक से निपटने के लिए और युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आते ही 2014 में राष्ट्रीय परीक्षण सुरक्षा बोर्ड का गठन किया। सर, NTSB परीक्षा पेपर लीक के रोकने के प्रयासों का समन्वय करता है और परीक्षाओं का सुरक्षित संचालन करता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, गोपनीयता अधिनियम परीक्षा पत्रों तक अनधिकृत पहुंच और जानकारी लीक करने पर सख्त दंड का प्रावधान करता है। सर, हमारी सरकार ने परीक्षा पत्रों के लीक की जांच की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का भी गठन किया है। सर, हमारी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में हमारे दूरदर्शी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2015 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत पेपर लीक को दंडित करने के लिए कारावास और जुर्माने सहित विशिष्ट दंड का प्रावधान किया है। सर, मुकदमों में माननीय सदस्यगण, यह तरीका ठीक नहीं है। प्लीज लेट हिम कंक्लूड फर्स्ट। सर, चिल्लाने से सर झूठ नहीं हो जाता, बात सुन लीजिए। सर, मुकदमों में तेजी लाने और पेपर लीक में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की है। साथ ही हमारी सरकार ने पेपर लीक में संलिप्तता पाए जाने वाले निम्न अधिकारी और उच्च अधिकारी पर निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई और जो संस्थान इस तरह का काम कर रहे हैं उनका एफिलिएशन रद्द करने का भी प्रावधान किया है। सर, मैं संसद के माध्यम से देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए प्रयासरत होंगे और अवश्य सफल भी होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बीएसपी दल के सांसद श्री ऋतिक राज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे सरकार बड़ी धूमधाम से लाई थी, उसके अनुरूप परीक्षा संरचना में सरकार के लिए बदलाव के लिए क्या कर रही है? माननीय राज्य मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय सांसद जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा संरचना में बदलावों के लिए
सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रश्न उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष पर्यंत नियमित मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने नियमित मूल्यांकन प्लेटफॉर्मों सहित शिक्षा में टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में मंत्री जी किस कौशल की बात कर रहे हैं आप? छात्र सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं, आपकी सरकार चुप्पी साधी बैठी हुई है। सर पहले सुन लीजिए। सरकार ने मूल्यांकन प्लेटफॉर्मों सहित शिक्षा में टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को गठन किया है और साथ ही साथ सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कौशल आधारित मूल्यांकन ढांचा पेश किया है जो कि विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान को विकसित करने पर केंद्रित है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 103 केरल से आए कांग्रेस दल के वरिष्ठ सांसद श्री राजर्षि जी। Much gratitude, sir. The burgeoning hostilities in the Middle East, specifically the conflagration between Israel and Hamas, the Houthis' belligerent incursion in the Red Sea, and the potential exacerbation of Iran's involvement necessitates a meticulous examination of India's foreign policy stratagem in this tumultuous region. Given the quintessential role, Speaker sir, given the quintessential role the Middle East plays in India's energy security with a substantial proportion of our petroleum imports emanating from this region, how does our foreign ministry and how does India envisage to mitigate the perils of an oil crisis should this conflict proliferate? And this is a question that needs immediate attention, and that's the precise reason I'm using this platform to raise it in front of the public. Thank you, sir. Thank you very much. माननीय विदेश मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, thank you for giving me the opportunity to answer the question raised by respected parliamentarian. I would like to inform the House that a large number of nations, including India, is reliant on Middle East for their energy demand. However, seeing the ongoing conflicts in Middle East, our government has taken strategies and measures to mitigate the impact on our energy security. Speaker, sir, India, once traditionally non-aligned, has now adopted a more multi-aligned approach in its foreign policy, which safeguards our interests globally. Speaker, sir, in terms of energy, we have expanded our stock partnerships with Latin American countries and other oil exporting nations like Brazil and Mexico. Speaker, sir, I would like to tell that in addition, we have also expanded our petroleum reserves in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Esteemed sir, as far as the petroleum, sir, it's an important question, and I do not want to have some regarding the petroleum reserves that they are talking about in Tamil Nadu. It is anticipated that it will take at least a year before they are operational. So I would ask the Ministry of External Affairs to stop proliferating and exaggerating lies from this platform. Involving Russia conflicts, we have leveraged the situation to secure Russian oil at a substantially lower price. This vision of our government emphasizes India's multi-mode aligned strategy, diversification efforts, and exploring alternatives while securing the Russian oil amidst the war. Thank you, Speaker, sir. Now, supplementary question, National Conference से आए श्री पार्थ नंदन जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to ask, what is India doing to keep its people safe and maintain good relationships with other countries? Thank you. माननीय विदेश मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, with respect to the question raised by respected parliamentarian, I would like to reply the answer in written format through you. Thank you, sir. क्वेश्चन नंबर 104 तृणमूल कांग्रेस के सांसद श्री दीपक कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री जी से। हमारे भारत में महिलाओं का सुरक्षा एवं उनके अधिकारों का हनन एक महत्वपूर्ण विषय है। आए दिन इस देश में महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता। महोदय, आज के समय में महिलाएं न घरों में सुरक्षित है, न कार्यस्थलों पर सुरक्षित और न इज्जत की सड़कों पर सुरक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो 2022 में कुल 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए दर्ज हुई है।
माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष आप महोदय, प्रश्न पर आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षा भले ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु आज जो मणिपुर में हो रहा है उससे केंद्र सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। क्वेश्चन आवर सर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, परंतु मणिपुर की बात नहीं करते। जैसे मणिपुर संघी नहीं है। माननीय सदस्यगण, प्लीज कंक्लूड। सर, मणिपुर से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वे भत्सना योग्य हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता की सूचक है। मेरा प्रश्न है महोदय कि कब केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां की नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे माननीय सांसद जी की महिला सुरक्षा को लेकर चिंताओं को सवालों पर जवाब देने का मौका दिया। मैं इनकी महिला सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बहुत भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस बंगाल से आते हैं वहाँ एक तरफ तो बहुत ही धूमधाम से दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हम आए दिन महिला उत्पीड़न से जुड़े तमाम मामले भी बंगाल से ही देखते हैं। मंत्री महोदय, झूठे आरोप मत लगाइए हमारे सरकार पर। प्लीज लेट आप झूठे आरोप लगा रही हैं। बैठ जाइए आप। खैर, 2014 से पहले महिला अगर किसी भी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिलाओं को संरक्षण मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें हमारी सरकार की, हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा के प्रति कई सशक्त पहल एवं कदमें उठा चुकी है। साल 2019 यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में तेज सुनवाई के लिए भारत सरकार की पहल से न्याय विभाग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। And the potential result of all those fast track courts have failed. सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के साथ 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी कार्यरत हैं, जो अब तक 2,53,000 पेंडिंग केसेस को निपटा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना भी उचित होगा कि प्रदेश भर में महिला हेल्पलाइन चलाई जाती है, जो भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस हैं, जिनके प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया जा चुका है, जिससे 64 लाख महिलाओं तक मदद पहुंची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर पहले सुन लीजिए, मान्यवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो ले उनके जवाब को। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ कि एक तरफ 2013 में खुद निर्भया फंड की घोषणा करते हैं, उससे एक काम तक नहीं करते, उसका एक पैसा तक खर्च नहीं करते और सवाल उठाते हमारी सरकार पे। तो मैं बता देना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने निर्भया फंड के तहत 9,500 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के तहत अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गर्वान्वित होकर कह सकती हूं कि आज महिला सुरक्षा के लिए जो ये न कर पाए वो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी करके दिखा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन आने वाली समस्याओं को साहस एवं ईमानदारी के साथ समाधान करने को तत्प्रयास करती रहेगी। और जहां तक बात रही मणिपुर की, तो वहां घटे ऐसे अमानवीय घटनाओं की मैं कड़ी निंदा करती हूं, लेकिन मैं बता दूं कि हमारी सत्ता सरकार का एक ही नारा है, यूक्रेन में शांति लाना है और मणिपुर में आग लगाना है। पहले सुन लीजिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और वहां चल रहे हिंसे को जल्द से जल्द समाप्त करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं, क्या दिखाती है सरकार? मणिपुर, ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपने पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, प्लीज लेट हर कंक्लूड फर्स्ट। मैं बता दूं, मणिपुर इस राष्ट्र का अभिन्न था, अभिन्न है और हमेशा अभिन्न रहेगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि अब ये वो नारी नहीं है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। अब ये वो नारी नहीं है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। अब ये वो नारी है जो सबला है और समाज को जवाब देने की क्षमता रखती है। नारी मान है, नारी सम्मान है, नारी मान है, नारी सम्मान है, नारी हमारे संस्कृति की शान है। नारी शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी जीवन ज्योत की अभिव्यक्ति है। नारी उत्कृष्ट है, अभिलाषा है, नारी उत्कृष्ट है, नारी अभिलाषा है, नारी जीवन ज्योत की अभिलाषा है। नारी प्रथम जिम्मेदारी है, नारी प्रथम जिम्मेदारी है और नारी बिन दुनिया अधूरी सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बातें करने से देश बड़ी बातें करने से देश नहीं चलता। तरीका ठीक नहीं है। देश चलाने के लिए एक्शन You are shouting at the chair. No, you are shouting at the chair. I strongly condemn your this act of misconduct.
I will be taking disciplinary action. Very shameful. Sir, I rise to move the following motion that Himanshu, Deepak, Achal, Ritik and Akshay be suspended from the services of the House for the whole winter session for their severe misconduct in this House and their attempt to disgrace the chair. प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। संविधान की हत्या हो रही है महोदय, संविधान की हत्या। नो, तरह संविधान की हत्या करके संसद का नुकसान। सिट डाउन। माननीय सदस्यगण, आज इस सदन में हमारे बीच बैठे विदेश के प्रतिनिधियों से मुझे आप सभी से परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच मौजूद हैं फिजी से आए श्री राजवर्धन सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया से आए श्री अनुराग तिवारी जी, यूएई से आए श्री आगा हमदान जी। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया से आए प्रतिनिधि भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका भी पूरी तरह से स्वागत करते हैं। आइटम नंबर 20A, माननीय दूरसंचार मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I beg to introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the laws relating to development, expansion and operation of telecommunication services and networks, assignment of spectrum and for matters connected thereto. Thank you, sir. प्रश्न ये है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पुनर्स्थापित किया। माननीय मंत्री जी। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 28, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी का नवीनतम रूप है, जिसमें कई सारे प्रावधानों को बरकरार रखते हुए कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है जो समकालीन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के गहन विश्लेषण के लिए इसे गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति के कई सुझावों को निहित करते हुए इस विधेयक को अब भारतीय न्याय द्वितीय संहिता के रूप में चर्चा में लाया जाएगा। अब सभा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 के संबंध में चर्चा करने पर विचार करेगी। माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक को चर्चा में लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बड़े बदलावों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नियति की भी भूमिका होती है। इसीलिए आज़ादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय विधान के रूप में हमें नया भारतीय कानून मिला है। इन कानूनों की भावना सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट है। हमारे क्रिमिनल लॉ शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से भी आजाद हुए हैं। मानव न्याय संहिता की सोच अपराधियों को सजा देना मात्र ही नहीं है, अपितु नागरिकों को न्याय देना भी है। जहां एक ओर महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर सख्त दंड का प्रावधान है, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान भी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में
समन भेजने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे माननीय न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। परंतु मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि ये बिल जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धांत पर बनाए गए हैं, ये मेरे विपक्ष के कुछ साथियों को समझ नहीं आ रहे हैं। Speaker sir, once you place that crown of a liar on your head, you can take it off. But you cannot allow this to happen because it will always leave stains on this assembly. And these types of malalignment that Prime Minister is doing are completely nonsensical. So please take into consideration for that. Thank you. अरे माननीय सदस्य, इतना दर्द तो फिरंगियों को भी नहीं हो रहा होगा जितना आपको हो रहा है इसलिए। माननीय अध्यक्ष जी, कदाचित इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा ही यही कारण है कि आप अभी विपक्ष में हैं, आगे चल के दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। देखिए, सब विचारधारा का खेल होता है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मतलब जैसी भावना रहेगी व्यक्ति को, उसको हर चीज वैसे ही दिखाई पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है आपसे, यदि मन साफ रखोगे, मन भारतीय रखोगे, मन राष्ट्रवादी रखोगे तो ये बिल आपको समझ में आएगा। अन्यथा इटली के चश्मे से देखने पर ये बिल आपको समझ में आने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं आपको पुनः से धन्यवाद देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पंजाब के संगरूर से आए माननीय सांसद जी। माननीय स्पीकर साहब, धन्यवाद। मुझे इस बिल पर बोलने का मौका मिला जो आने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय पे इन विधेयकों पर चर्चा करना एक अलोकतांत्रिक प्रथा है, क्योंकि विपक्ष मौजूद नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार यह है कि यह बिल उस समय लाया जाए जब पूरा विपक्ष मौजूद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कई आपराधिक कृत्यों में मृत्यु दंड दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि जब विदेशों में 8 भारतीयों को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो भारतीय सरकार किस नैतिकता से यह कहेगा कि उन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए। और यह भी आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनमें रॉ सचिव, आईबी निर्देशक, सैन्य खुफिया महानिर्देशक शामिल नहीं है। क्या वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है? फिर क्या फर्क पड़ता? प्रधानमंत्री की तो सारी कार्रवाइयां, फिर क्या फर्क पड़ता? उनकी सारी कार्रवाइयां तो प्रधानमंत्री पर आ जाती है। क्या वे सब काम करेंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विचार है कि उन्हें भी संसद के दायरे में लाया जाना चाहिए। धन्यवाद। हैदराबाद से आए माननीय सांसद जी। बेहद शुक्रिया सर कि आपने मुझे इन 3 नए फौजदारी कानून पर बोलने का मौका दिया। एक शेर से अपनी बात का आगाज करना चाहूंगा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, मगर आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर, ये नए फौजदारी कानून अपने आप में खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा मोदी हुकूमत के जुराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। सर, आज हमारे वतन अजीज भारत में, भारत की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। सर, अपराधी ही जेल जाते हैं। इसे धर्म और जाति, जिसका डेटा देखें तो एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 2021 का कन्विक्शन रेट 16% है, मुसलमान 20% है और भारत में कुल मुसलमान की आबादी 14%। आप बताइए सर, ये एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है उनके लिए जिनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है, और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन उनके लिए, मुसलमान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए कि उनको जेलों में रहना पड़ता है। सर, अलाजाद के अलखेदी तबके के लोग जिनके पास सियासी ताकत है, मानसी ताकत है, सोशल ताकत है, और एक मुसलमान, दलित, आदिवासी जिसको जेल में रहना पड़ता है। सर, अगर आपको सिला ही करना था, अगर आपको रिफॉर्म ही करना था, तो आपको उन प्रोविजंस को हटाना था जो मोदी हुकूमत को और पुलिस को ये इजाजत देती है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी इस देश के गरीबों को सालों साल जेल में रखें। सर, एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप ये बस ताकतवरों का सिला कर रहे हैं। फिर सर, क्लॉज 187 का 3 डिटेंशन पीरियड, उसमें आपने ये प्रोविजन डाल दिया कि 90 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। सर, यूएपीए के कानून में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 30 दिन के बाद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करना होता है कि आपने क्यों रखा कस्टडी में। आपने वो प्रोविजन भी हटा दिया।
यानी अब किसी को 90 दिन तक बेल नहीं मिलेगा। और बेल मिलने के प्रोविजन को आपने क्लॉज 479 में डाल दिया कि अगर एक से बढ़ के ऑफेंस होगा, एक से बढ़ के सेक्शंस हैं, तो हमें बेल नहीं मिलेगी। और सर मैं कई मर्तबा जेल में गया, मोदी हुकूमत ने इतना मुझे मौका दिया जेल में जाने का, जितना मैं ससुराल होके नहीं आया उतना जेल होके आया हूँ। काम ही ऐसे करते हैं आप जेल जाने लायक। इतना मैं जेल होके आया हूँ। तो सर मैं जाता हूँ तो मुझ पे कोई एक सेक्शन नहीं होता है, हम जाते तो हम पे पूरा फूलों का गुलदस्ता आता सर, तो हमको बेल नहीं मिलेगी। और सर उन सेक्शंस को डिटरमाइन करने का क्लॉज आपने किस में डाल दिया? वो प्रोविजन डाल दिया आपने क्लॉज 531 में कि उसको कौन एग्जामिन करेगा, उन सेक्शंस को एग्जामिन करेगा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे सर जब हम अरेस्ट होते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवे से लेकर सिर तक पूरे जिस्मनात पे उसके निशानात रहते हैं, और आप कहते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा। सर इन्हीं सब बातों को सोच के जॉन एलिया का एक शेर याद आता है कि हम जुल्म में कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। शेरों शायरी से देश नहीं चलता है साहब। महोदय जब जब सियासत गिरी है तब तब साहित्य नहीं देश संभाला है। सर फिर क्लॉज 69 सभापति महोदय, क्लॉज 69 आपने लव जिहाद डाल दिया। मान लीजिए महोदय अगर किसी महिला को मोनू मानेसर या चोमू चंडीगढ़ से इश्क होता है और उसके बाद ये पता चलता है कि वो मानेसर का नहीं है या चंडीगढ़ का नहीं है, क्या तब क्लॉज 69 एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? सभापति महोदय मैंने वजीर दाखिलात हमारे होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट सुना था कि जब ये गुजरात के होम मिनिस्टर थे तब इन्होंने कहा था कि मुझ पर जुल्म किया गया तो मैं किसी और पर जुल्म होने नहीं दूंगा। तो सर आज ये जिंदगियां बर्बाद करने का कानून क्यों ला रहे हैं आप? सभापति महोदय मैं मोदी हुकूमत को और इस सरकार को ये चाल देना चाहता हूं कि चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेकर आओ ना उसको। कतर में हमारे फौजी बैठे हैं, लेकर आओ ना उसको। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव बैठा है, लेकर आते गए नहीं आप उनको। सर मैं अंत में इन तीनों नए फौजदारी कानून की मुलाकात में खड़ा हूं। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिए आज अत्यंत सम्मान की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने 3 विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते हैं, उन 3 कानून में पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता को चिंता करने वाले बहुत से अमूलचूल परिवर्तन लेके आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पीनल कोड वर्ष 1860 में आया। उसका उद्देश्य था दंड देना, उसका उद्देश्य न्याय देना था ही नहीं। इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी, जिसका मुख्य जरूरत होगा भारत की जनता को न्याय देना। कई लोगों से मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के बाद मिला। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि इस बिल से क्या फर्क पड़ेगा। अगर वे आज होते तो उन्हें पता चलता एक मुर्दा इंसान पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो एक जिंदा इंसान बनता है। इतना बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हमारे इस आपराधिक न्याय प्रणाली कानून के अंदर होगा। So the trust of the innocent are the most important tool of a liar. And if you allow these type of statements to be passed from this parliament, I do not know where we will end up in the future. Our future generations will watch. बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। Please answering. ज्यादातर के सुझाव बदलाव के लिए नहीं है, पर कुछ सुझाव बदलाव के लिए है, मगर मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद उनकी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। परंतु 1-2 सदस्य ऐसे हैं जिनकी चिंता ऐसी है जो मुक्त नहीं की जानी चाहिए। उनकी चिंता इस कानून से बहुत बड़ी है और ना उसका जवाब उनके पास है और ना जवाब मेरे पास है। मान्यवर, ये जो कानून थे इसको एक विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए थे। ये गुलाम प्रजा को गवर्न करने वाले कानून थे। इसमें पहली बार भारत की संविधान के देखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव का अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन 3 सिद्धांत पे बनाए जा रहे कानून है। जो इसका मुख्य बात है वो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है। पहली बार हमारी सरकार ने आतंकवाद को व्याख्यात करने जा रही है, जिससे इसका लूपहोल उठा के कोई भविष्य में फायदा नहीं ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, राष्ट्र से मतलब था शासन, देश नहीं था। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह को रखा है और व्यक्ति की जगह देश को रखा है। मान्यवर, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून जिसका दाद हमारे बड़े बड़े नायक महात्मा गांधी, तिलक महाराज, सरदार पटेल, ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी सालों साल 6-6 साल जेल में रहे, वे कानून आज तक चलते आ रहे थे। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इसका विरोध करते हैं।
मगर सत्ता में आते ही इसका दुरुपयोग भी किया जाता था, हटाने का कभी नाम नहीं लिया। पहली बार इस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और देशद्रोह की धारा 124 का को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। वजीर दाखिलात, आप याद करिए कि आप ही के द्वारा कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था कि 3 से 7 साल तक हम सेडिशन नहीं लाएंगे। सभापति महोदय, इन्होंने नाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सेडिशन को ये दोबारा लेके आए हैं। माननीय मंत्री जी। अरे भाई, सुनने की क्षमता रखिए। आप वकील हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपने बोला कि कैदी जेल में सालों साल रहते हैं। महोदय, कैदी जेल में सरकार की वजह से नहीं रहते, वो न्यायालय की वजह से रहते हैं। और आपकी जो पार्टी की आज स्थिति है, आपके इस विरोध में बिल्कुल दिख रहा है कि क्यों कारण है उसका। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, इसकी जगह 531 होंगी और 9 नए सब प्रोविजन जोड़े गए हैं और 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं। एक बार मैं माननीय विपक्ष के किसी सदस्य का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा होगी कि नया कानून लाएंगे तो क्या करेंगे, मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। अरे महोदय, ना आप हमारी पार्टी को समझते हैं, ना हमारी विचारधारा को। हमारी पार्टी की केवल एक ही आइडियोलॉजी है, वो है भारत का उत्कर्ष। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कहा है कि पंचपर्ण लेकर चलने को कहा है और 2047 तक अगर एक भी गुलामी की मानसिकता है तो उसे दूर करने की जरूरत है। महोदय, मैं आज सदन को कहना चाहता हूं, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आने के बाद एक लंबे अरसे बाद वाजपेयी जी की सरकार ने भी प्रयास किया, मगर मिली जुली सरकार की कुछ चुनौतियां होती है। परंतु मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, इस देश की जनता ने 2 बार ऐसी सरकार चुनी जिसने अपने संपूर्ण मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें सहमति दीजिए और हमारे प्रधानमंत्री का दिया गया एक और वादा आज इस कानून के माध्यम से देश की जनता को दिया जा रहा है। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 29, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 63 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 63 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 64 से 196 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 64 से 196 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 197 से 358 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 197 से 358 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये पूरे 1 घंटे तक आपने हमारी लोकसभा सदन की कार्यवाही को देखा, जिसमें हमारे प्रतिभागी छात्रों ने कई प्रक्रियाओं को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। शुरुआत हुई शपथ ग्रहण से, उसके बाद निधन की सूचना यानी शोक संदेश दिया गया,
तत्पश्चात हम लोगों ने प्रश्नकाल की पूरी प्रक्रिया को देखा और अंत में हमने एक विधेयक भी पारित किया। तो ये हमारी पूरी संसदीय जो कार्य प्रणाली है उसे परिचित कराने के लिए हमने इस किशोर सभा का आयोजन किया था और मुझे लगता है कि हमारे छात्रों ने, हमारे दर्शकों ने, हमारे अतिथियों ने इस पूरे कार्यक्रम के उद्देश्य को जरूर समझा है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले अपनी किशोर सभा के एक छात्र प्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपने अनुभव बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने इस पूरे आयोजन से क्या सीखा, क्या उनका अनुभव रहा, आकर के यहाँ पर हमारे बीच साझा करें। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं सानिध्य जी, वो मंच पर आए। सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समर्पित कार्यक्रम संयोजिका, शिक्षकगण और मेरे साथी प्रतिभागी और अन्य श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने के दौरान अपने अनुभव और अपने साथी प्रतिभागी के अनुभव को लेकर यहाँ साझा करने के लिए आप सभी के समक्ष मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस मंच ने मेरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में मेरी समझ को व्यापक बनाया है और कहीं ना कहीं हम सभी पर इसका एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। हमने यहाँ पर हमारे देश के विधि निर्माताओं और विचारोत्तेजक बहस से शामिल होने का जो मौका मिला, साथ ही साथ हमने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूल्य हैं, खासकर लोकतांत्रिक मूल्य, जिसको हमने सीखा है। आज हमने यहाँ पर हर बहस, हर प्रस्ताव और हर कानून के पीछे की तैयारी, चर्चा और बातचीत की गहराई को समझा है। साथ ही हमने मॉक सेशन के दौरान जो हमें बताया गया था कि हमें व्यापक रूप से शोध करना है और भावनाओं के बजाय तथ्यों से जुड़ना है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला आज कि लोकसभा का अंतर्निहित सिद्धांत भिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना होता है और साथ ही साथ आज ये भी मुझे पता चला है, अर्थात हम सभी को पता चला है कि लोकतंत्र सहमति से नहीं बल्कि स्वस्थ और सम्मानपरक चर्चा से पनपता है। और इन सभी के लिए ये सब कुछ हो पाया है तो वो है हमारी प्रिंसिपल मैम और इवेंट कन्वीनर सीमा मैम की वजह से। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया के अटूट समर्थन और प्रोत्साहन की वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया है। हमारी बेहतरीन कार्यक्रम संयोजिका सीमा मैम को आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम है। शुरू से ही आप हमारी मार्गदर्शिका रहीं, अपने धैर्यपूर्वक हमारे विचारों का पोषण किया और सफल होने के लिए उपकरण भी दिए, जैसे कि हमारे पास जो आजकल जो कपड़े हमने पहने रखे हैं, और हमेशा हमें दृढ़ता के महत्व को याद दिलाई। आपने हमें सिखाया कि कैसे नेता बनना है, कैसे बोलना है, और आपके समर्पण और मार्गदर्शन ने हम सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी है और हम आपके द्वारा समय और ऊर्जा के लिए सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद मैम, और धन्यवाद आप सभी का। सर, मैम, हमारा ये छात्र ऐसा छात्र है, थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का है, लिखने में, क्विज में इसमें महारत हासिल है इसको। और एक चीज़ और है कि विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का छात्र ये नहीं है, लेकिन इसकी मेरी कक्षा में उपस्थिति 100% है। तो ये हमारे विकल्पों का हम कह सकते हैं कि विकल्प हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं, कुछ सीमाएं हैं उसके कारण उस बच्चे को नहीं मिला विषय, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इस विषय में रुचि थी कि वो बच्चा मेरी हर क्लास करता है। अब मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सारे प्रतिभागियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए मैं अपनी संरक्षिका महोदया सुषमा मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और हमारे छात्रों के लिए आशीर्वचन दें। सुषमा मैम। राष्ट्रीय युवा संसद का जो आयोजन सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के द्वारा किया गया, उसमें उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार जी, रजिस्ट्रार काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
इस स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति जी, शिक्षकगण एवं मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम बिल्कुल एक सजीव चित्रण था हमारी जो संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली का जो सजीव चित्रण आप सभी प्रतिभागियों ने जो आज किया, सच में हम सभी यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसे लगा जैसे हम लोग सभी सच में दिल्ली पहुँच गए हों और वहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं उस संसद के अंदर, और प्रतिपक्ष के जो मंत्रीगण हैं वो सभी उसमें प्रतिभागी हैं। तो ये सजीव चित्रण शायद आप सभी के लिए, हम सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, उनके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत भी रहा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आप सभी ने इसमें प्रतिभाग किया, खासकर जो जितने भी प्रतिभागी हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देख के मैं सच में बहुत खुशी हुई मुझे कि जो देश का भविष्य है, शायद हमारे इस सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के जितने भी छात्र हैं, वो एक ऐसा दर्शन कर रहे हैं हम सबको सामने कि शायद हमारे देश का भविष्य बहुत समृद्ध हाथों में होने वाला है। तो आप सभी उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को जो आपके संयोजक, जिन शिक्षकों ने तैयार करवाया, खासकर डॉक्टर सीमा सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि इस सजीव प्रसारण के लिए जो हमने बिल्कुल सजीव तरीके से आज देखा, उसके लिए जितनी भी तैयारी आप लोगों ने करी, वो शायद उसका प्रतिरूप आज सभी के सामने एक सफल हो पाया। और शायद उसके लिए आप सभी की मेहनत जो है उसको हम सराहनीय प्रदान करते हैं, बहुत सराहते हैं। और जिस तरीके से, चाहे वो क्वेश्चन आवर था, चाहे विधेयक का प्रस्तुत करना था, लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई हम चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे हम वहीं पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे स्कूलों द्वारा जिस तरह की जो ट्रेनिंग, जो वर्कशॉप, एक तरीके से मैं कहूँगी जिस तरह से आपने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, इस तरीके की जो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बच्चों को दिया जाता है, जिसके कारण उनकी जो प्रतिभाएं आगे निखर के आती हैं, उसके लिए आप सभी शिक्षकगण और खासकर मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जो हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से, क्योंकि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें ये बहुत अपने ऊपर गर्व होता है कि हमारे इतने अच्छे स्कूल्स के हैं और उसके बच्चे और उसके छात्र इतने अच्छे हैं कि आगे आने वाली जो भी भावी पीढ़ी है उसको हम एक नींव दे पा रहे हैं, उसको हम एक सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं और बच्चे भी उसमें खूब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और आगे आने वाला जो भविष्य है उन सबका उज्जवल है और हम सभी की यही सोच है और हम सभी की यही कोशिश है कि आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को और इस स्कूल को हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब सुविधाएं, वो सब प्रोत्साहन आप लोगों को प्रदान करें, ताकि आपको ऐसा लगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन आपके साथ है और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार जी, रजिस्ट्रार काशी हिंदू विश्वविद्यालय, का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बच्चों के बीच आए, उनका प्रोत्साहन किया और अभी उनको आप आशीर्वचन भी देंगे। तो इस तरीके से जब यूनिवर्सिटी के प्रशासन के भी अधिकारीगण आते हैं तो बच्चों का और शिक्षकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और उनको भी लगता है कि हम भी
जो है एक बड़ी बगिया के पार्ट है। हम कहते हैं ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बगिया है, तो आप छोटे बच्चे जो हैं उस बगिया के सबसे प्यारे फूल हैं। तो उन फूलों को हमेशा अच्छे से खिले रहना, यही हमारी जो है कामना रहेगी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने से कहा ना कि दिल्ली में जैसे लगा हम लोग पहुँच गए हैं, तो हमारे बच्चे 12th क्लास के बाद यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी मैक्सिमम बच्चे हमारे जाते हैं। और मैम आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ जाकर बच्चे बताते हैं कि मैम CHS DU में एक ब्रांड बन गया है। हमारे छात्र जो यहाँ इस तरीके से जो भी चीज़ें सीख के जा रहे हैं, वहाँ जाके जिन प्रतियोगिताओं में और मंचों पर जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहता है, तो वहाँ के प्रोफेसर सब लोग कहते हैं कि अच्छा लग रहा है तुम लोग CHS वाले हो, पहले से पता चल जाता है। तो बहुत जोरदार तालियां हमारे विद्यालय के लिए। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे हमारी इस किशोर सभा के प्रोत्साहन हेतु उन्हें आशीर्वचन दें और हम सबका उत्साहवर्धन करें। सर। धन्यवाद मैडम सीमा सिंह जी। आज के कार्यक्रम के बारे में यदि लिखा जाए तो एक अच्छा सा निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन यदि बिल्कुल संक्षेप में कहा जाए तो कहा जाएगा स्पीचलेस। मतलब I was overwhelmed, I was lost। तो और ये आपकी जो सफलता है, इसमें आपके इस संस्था और शिक्षक का योगदान है। इंग्लैंड में 2 बड़े फेमस स्कूल हुए हैं, आपने सुना होगा, हैरो और ईटन। ईटन यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक थे, उनका नाम था विलियम कोरी। और विलियम कोरी का एक स्टेटमेंट है कि वन गोज टू अ ग्रेट स्कूल नॉट सो मच फॉर नॉलेज बट फॉर आर्ट्स एंड हैबिट्स, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड द हैबिट ऑफ अटेंशन। आगे भी काफी चीजें कही गई हैं। तो आपने ये जो कुछ भी किया है, इसमें आपके इस मातृ संस्था की, जो विश्वविद्यालय की मातृ संस्था है, इसकी छाप दिखती है। ये महज संयोग है कि 1998 में यह संस्था अस्तित्व में आई। और इमेजिन करिए कि उसी समय कोई बच्चा पैदा हुआ हो 1998 में, तो वह यूनिवर्सिटी में कब एंटर करेगा? 18 साल में, यानी 1916। 1916 क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। तो यह एक संयोग है, लेकिन यह संयोग भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हमारे सूत्र किस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छा किया है, आप आगे अच्छा करें। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबने बहुत अच्छा किया है। जब एक उधर से दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर का जब नाम आया तो आप लोगों ने बड़े जोर से ठहाका लगाया था। मैं आपको बताऊं, मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल का छात्र रहा हूं, जहां पर लड़कियां नहीं पढ़ती थी हमारे साथ, और कभी ड्रामा भी होता था तो लड़के ही लड़की के पात्र में होते थे। और
एक ड्रामा हुआ था, अम्बपाली करके है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, और उस आम्रपाली में एक लड़के ने आम्रपाली का रोल किया था। ये 47 साल पुरानी बात है, मैं 6th क्लास में पढ़ता था। हमारे किसी सीनियर ने आम्रपाली का रोल किया था, और वो ऐसा रोल था कि अगले दिन जो मुख्य अतिथि थे बिहार के शिक्षा मंत्री उस समय के, वो कह रहे थे मुझे तो उस लड़की से मिलवाइए जिसने कल आम्रपाली का रोल किया था। उनको बताया गया कि यहां लड़की नहीं होती है, ये लड़का था। तो वो इतना थ्रिलिंग था और इतना सजीव चित्रण किया गया था। तो उसी तरह से जो एक महिला बाल विकास मंत्री के रूप में कर रहे थे, लग रहा था कि तो एक सिमुलेटेड मॉडल लग रहा था कि रोल प्ले किस तरह से हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण राजर्षि मिश्रा, ये कुछ नाम ऐसे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सबके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन कुछ ने जो मेरे दिमाग पे छाप छोड़ी है, उसी तरह से जो आप यहां पर बैठ रहे हैं, दैट टेल्स यू ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ अ सिस्टम। एक एक छोटी से छोटी चीजों को जिस तरह से यहां पे आप लोगों ने दिखाया है, यह हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से अपनी संस्था का नाम रोशन करें। आपके शिक्षकों को विशेष बधाई, क्योंकि हम लोग जो शिक्षक वर्ग होता है वो बेसिकली घटवार होता है। घटवार जानते हो क्या होता है? जो नाव से नदी पार कराता है। तो हम तो हर साल नए बच्चे को लेते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं, वो फिर आगे जाता है, अपनी यात्रा पर निकलता है। तो आप छात्रों की स्मृति ही हमारे लिए सबसे बड़ा धरोहर या सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के इन आशीर्वचनों को, इन प्रोत्साहन स्वरूप जो शब्द सर ने हमारी पूरी सभा के लिए, हमारे छात्रों के लिए बोले हैं, हम सब बहुत आह्लादित हैं, बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। छात्रों, खास तौर से हमारे किशोर सभा के जो सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैम एक बात नहीं पता है कि हमने इस पूरी सभा को देखने के लिए, उसे जज करने के लिए एक निर्णायक मंडल भी रखा था। ये पहले से हमने इसलिए नहीं बताया कि बच्चे हमारे एकदम सामान्य अवस्था में नेचुरल होकर के अपना परफॉर्मेंस दें, कोई किसी प्रेशर में ना रहे, नर्वसनेस ना हो। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हाँ, जैसे सर ने कुछ नाम लिए, तो भाई जिन बच्चों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, उन बच्चों को थोड़ा पुरस्कृत किया जाएगा अलग से, तो और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा हमारे बच्चों को। तो हमारे निर्णायक मंडल में हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री महेश जायसवाल सर और श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी मैम हैं, उनके लिए भी तालियां बजाई जाए। और अब हाँ बिल्कुल सर, जैसे हाँ सर ने तो अपनी बात कही, आप लोग उससे कोई निर्णय मत निकाल लीजिएगा कि क्या होने वाला है। वो हमारे निर्णायक मंडल के पास जो भी निर्णय है वो सुरक्षित है। तो उसी निर्णायक मंडल से मैं महेश सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और सभी हमारे अतिथियों का, हमारे सारे जो किशोर सभा के सदस्य हैं, उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करें। महेश सर। एक और सूचना है, हमारे यहाँ ज्ञान प्रवाह में सामने घाट पर एक प्रतियोगिता होने वाली है और उसमें पहुंचने का जो समय है वो 2:30 बजे का ही है। तो वहाँ हमारे विद्यालय से संयोजिका महोदया पहुंच चुकी हैं। प्रतिभागी छात्र हमारे सभा में हैं, तो मैं उन प्रतिभागी छात्रों से निवेदन करूंगी कि वो अभी सभा से यहाँ से जाएं, अनुमति लेते हुए हमारे अतिथियों का, और उस प्रतियोगिता में शामिल हों।
सभा में उपस्थित स्कूल बोर्ड की अध्यक्षा प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल मैडम, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर, उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएंगण, कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम का इंतजार हम लोगों को काफी दिन से था और ये मालूम था कि ये 26 नवंबर को होगा, लेकिन कुछ सरकारी निर्णयों और अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस कार्यक्रम को आज यहाँ किया गया और संभवतः वो 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस दिन भी इसका रिपीटिशन होगा। और ये अच्छी बात है कि हम किसी अवसर का लाभ इस तरह से उठाएं कि उसका प्रस्फुटन राष्ट्रवादी हो। कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह से हुई, मध्य जिस तरह से इसका प्रसारित हुआ और समापन जिस तरह से हो रहा है, निश्चित ही हमारे लिए अनुकरणीय है। किसी भी कार्यक्रम के पूरे संचालन के तीनों चरणों को क्रमबद्ध तरीके से होने के लिए उसके पीछे अथक मेहनत, सुदृढ़ निर्णय और स्पष्ट दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। और हमने देखा कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर सीमा सिंह ने अपने उस सूझबूझ का परिचय दिया, बीच बीच में उस सभी लोगों से सलाह मशवरा करती रही और जो उचित था इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वो उन्होंने किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रोत्साहन के रूप में इस कार्यक्रम को किसी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके ताकि स्कूल की व्यवस्था और बच्चों का मनोबल और विस्तारित हो। हमारे सम्मुख विशिष्ट अतिथि महोदय के रूप में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया और हमारे इस प्रांगण की संरक्षिका प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल को आमंत्रित किया गया। और हम इस बात के लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमने अपना परफॉर्मेंस उनके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे ये तय हुआ कि विद्यालय के बच्चे सचमुच में प्रतिभावान हैं। इन सभी प्रकरण के लिए धन्यवाद के पात्र सभी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर देना मात्र ही उसकी सफलता का कारण नहीं हो सकता जब तक कि उसके क्रियान्वयन के लिए उसमें कार्मिक के रूप में विद्यार्थी सम्मिलित न हो। और विद्यार्थियों ने अपने एक एक भूमिका को, अपने एक एक कर्तव्य को, अपने एक एक उदाहरण को जिस तरह से प्रस्तुत किया, निश्चित ही वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्राचार्य स्वाति अग्रवाल जी को, जिन्होंने शुरुआत किया अभिवंदन से। उन्होंने एक शब्द बोला था 2 लाइन में कि हम ऐसा काम करें, हम जो नया काम करें वो निर्भय होकर के करें। बच्चों, इस शब्द का मतलब आप समझते हो। आपके जेहन में 3 शब्द आते होंगे, भय, अभय और निर्भय, लेकिन प्राचार्य महोदया ने इस तीनों में से निर्भय शब्द क्यों चुना? भय का मतलब आपका संकुचन, अभय का मतलब होता है कि भय का अभाव, आपके जेहन से डर जाता नहीं है, केवल वो अनुपस्थित हो जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अपने पिताजी के साथ हैं, तो सामने वाले हिंसक पशु को देख करके आप अभय हो जाएं, आपका डर पीछे छुप जाए, लेकिन आप निर्भय नहीं हुए। निर्भय का मतलब होता है जब आप भय और अभय के पार हो जाएं। और इस शब्द से हमारी प्राचार्य महोदया ने आप लोगों का स्वागत किया और कार्यक्रम का आगाज किया। इतनी गहरी बात करने के लिए प्राचार्य महोदया को हृदय तल से मैं धन्यवाद देता हूं। स्कूल बोर्ड की संरक्षिका महोदया ने आपसे कहा कि आप नींव के पत्थर हैं, और सही बात है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे तो आशुतोष सर ने कोट किया था कि लोग ताजमहल देखने जाते हैं, उस पत्थर को जो नींव के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन नींव के नीचे जो पत्थर है, जिसने उस पत्थर को थामे हुए है, जिसको देखने लोग जाते हैं, उस पत्थर को देखने कोई नहीं जा रहा है जो नींव के नीचे है। और आप उस नींव के नीचे वाले पत्थर, और यहां तक संरक्षिका महोदया की दृष्टि पड़ी, आपके उस सूक्ष्म दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं मैडम जी। प्रोफेसर अरुण कुमार सर ने अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों की बात की कि जब उन्होंने भी जैसे एक चरित्र चित्रण की बात की अपने कॉलेज में, वहां भी एक रोल प्ले किया गया।
वो रोल प्ले उनका कहना था कि जेंडर वाइज भी जरूरी नहीं है। उसी तरह यहाँ भी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली उस रोल की भूमिका आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपने प्रधानमंत्री का भूमिका निभाया या आपको विपक्ष के सांसद का भूमिका निभाया। सिर्फ और सिर्फ भूमिका को किस तरह पकड़ना है, भूमिका को किस तरह से प्रस्तुत करना है, उस प्रस्तुतिकरण को आपको देखना चाहिए। और यही उद्देश्य था हमारे कुल सचिव महोदय के कहने का, और उनके इस सारगर्भित संदेश के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारी चीजें थी शुरू से अंत तक, कार्यक्रम अपने समय अवधि को पार भी कर चुका था, लेकिन जिस तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट था, जिस तरह से कार्यक्रम की तारतम्यता बनी हुई थी, निरंतरता बनी हुई थी, ये बहुत बड़े होमवर्क की ओर इशारा करती है। इसलिए इस कार्यक्रम की सूत्रधार, संयोजिका, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना कठिन से कठिन गृह कार्य किया जा सकता है, वैसे करने वाली डॉक्टर सीमा सिंह मैडम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं ऊपर 6 नंबर कमरे में थर्ड पीरियड में हमेशा जाता था और देखता था आप एनी बेसेंट में अपने रिहर्सल को लेके, सेंटेंस के फॉर्मेशन को लेके, कहाँ पॉज कम करना है, कहाँ धीमे करना है, हमेशा आप अपने रिहर्सल में लगे हुए रहते थे। तो कभी कभार मैं भी गया था वहां पे देखने। मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि जब हमें कार्यक्रम इतने दिन बाद प्रस्तुत करना है, उसकी तैयारी इतने पहले से क्यों? और उत्तर मिला कि किसी भी कार्यक्रम की पराकाष्ठा निरंतर प्रयास के बाद ही आती है। और आज 1 घंटे में जो आप लोगों ने सबके हृदय में एक छाप छोड़ी और जो यहां पे आपने दिखाया, कोई भी उसके तारीफ किए बिना नहीं रह सका। और जो तारीफ किए बिना नहीं रह सका, उन्होंने केवल एक शब्द बोला, स्पीचलेस। आपके उस अथक परिश्रम, उस अथक प्रयास और उस अथक लगन को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हम प्रस्तुत करें और हमारे सामने दर्शक दीर्घा में कोई भी न बैठा हो, या हमारे गार्जियन या हमारे शिक्षक या संरक्षक या मुखिया या चीफ गेस्ट या हमारे सहपाठी या हमारे कर्मचारीगण, तो प्रस्तुतिकरण का आनंद अधूरा रह जाता है। तो जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे, जो भागीदारी निभा रहे थे, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों के दूसरे पहलू कि किसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद एक बच्चे के सामने 10-20 शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद हों, उसके परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह जाएगी। फिर भी आपने ऐसा किया क्योंकि ये परिवार हमारा एक परिवार के रूप में यहाँ बैठा था और आपने उस अपनेपन को दिखाया। आप सभी उपस्थित शिक्षक, शिक्षिकाओं, अध्यापक, अध्यापिकाओं, कर्मचारियों और छात्रों जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे, हृदय से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सारा अरेंजमेंट करने के लिए, चाहे रिफ्रेशमेंट की बात हो, चाहे बिजली व्यवस्था की बात हो, या केवल टेबल कुर्सी की बात हो, साफ सफाई की बात हो, ऐसे सभी गैर शिक्षक कर्मचारीगण के अथक सहयोग और प्रयास को मैं यहाँ से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धन्यवाद ज्ञापन के बाद सामान्यतः तो कोई भी कार्यवाही आगे नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमने निर्णायक मंडल की उपस्थिति आपको बता दी थी और हमारे बीच मैम उपस्थित हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैम से आप लोग को शाबाशी मिलनी बहुत ज़रूरी है, तो आपका प्रोत्साहन दुगना हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों निर्णायक मंडल के मार्क्स हैं, हमने दोनों जोड़ लिए हैं, और उसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो बेस्ट स्पीकर्स हैं उनको हम मंच से यहाँ पर उत्साहवर्धन उनका करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, मैम अपना आशीर्वाद देंगी। तो मैम प्लीज आप मंच पर आ जाएं। प्राचार्य महोदया मैम, हमारे दोनों निर्णायक मंडल के सदस्य प्लीज आप लोग भी मंच पर आएं। सबसे पहले मैं विपक्ष के 2 सर्वश्रेष्ठ जो हमारे वक्ता रहे, स्पीकर्स रहे, पहले उन्हें यहाँ मंच पर बुलाती हूँ। वैसे सर काफ़ी कुछ कह गए हैं सबके बारे में, लेकिन हमारे निर्णायक मंडल के निर्णय के अनुसार विपक्ष से
जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त जो वक्ता हैं वो हैं हमारे ओवैसी साहब समीर विश्वकर्मा। टोपी लगा के आना बेटा, टोपी अपने रोल प्ले में आइए। इन्हें 80 में से टोटल 60 नंबर मिले हैं, 60 मार्क्स ही हैज गेन आउट ऑफ 80। इन्हें पुरस्कार हम लोग आपके प्रमाण पत्रों के साथ देंगे। आज मैम का आशीर्वाद प्राप्त करें, हमें लगता है सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। अब आते हैं विपक्ष से द्वितीय स्थान प्राप्त हमारे जो वक्ता हैं। पहले उनके मैं मार्क्स बता दूं। आउट ऑफ 80 इन्होंने 57 मार्क्स गेन किए हैं और वो हैं हमारे शशि थरूर जी, राजर्षि मिश्रा। देखिए यही होता है कि अभी सर ने इन दोनों बच्चों का नाम लिया था और ये अपने आप हो रहा है कि निर्णायक मंडल का निर्णय जो है वो उस तरफ जा रहा है। यानी शिक्षक का दृष्टिकोण चाहे जो हो, दृष्टिकोण एक ही रहता है, एक ही जगह पहुंचता है। अरे मैंने कहा तो ये जरूर करना है। अब मैं आती हूं सत्ता पक्ष की तरफ। सत्ता पक्ष में हमारे जो प्रथम स्थान प्राप्त वक्ता हैं उनके मार्क्स 60 हैं आउट ऑफ 80 और वो स्थान प्राप्त किया है हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने, प्रिंस राज जी। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं ये और बहुत सारे काम अपने बड़ी मेहनत से करते हैं। गृह व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। अब द्वितीय स्थान के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर टाई हुआ है दो हमारे प्रतिभागियों के बीच। मैं उनका नाम बारी बारी से लेती हूं। उन्हें 59 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, जिसमें दो लोग हैं। पहला नाम है हमारी महिला एवं बाल सुरक्षा जो अधिकारी हैं स्मृति ईरानी जी और दूसरा नाम है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, अनुराग मिश्रा। इन दोनों बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिले तो हमारे द्वितीय स्थान प्राप्त ये दो प्रमुख वक्ता हैं सत्ता पक्ष से। बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नारायण जी के बगल में खड़े। अब एक और एप्रिसिएशन प्राइज बोलूंगी इसको मैं, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के संचालन में जिसका प्रमुख योगदान रहा और वो किसी भी कंपटीशन से परे था और वो छात्र है हमारा स्पीकर, हमारा लोकसभा अध्यक्ष कृष्णा। बहुत ही श्रेष्ठ बच्चा है, बहुत जिसको जितनी जिम्मेदारियां हमने दी इसने बहुत बखूबी निभाई हैं। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता का मैं लगभग 90% अगर श्रेय दूं तो ये पूरी हमारी किशोर सभा के पास ही है। जिसको जो काम दिया गया वो सब कुछ इन बच्चों ने किया। अब 90% मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई 10% में हमारे जो भी, चाहे वो बिजली के लिए हमारे त्रिपाठी जी हों, ऑफिस में हमारे जो सहयोगी हैं बड़े बाबू हों, बनर्जी दादा हों, जिसके पास मैं जिस भी काम के लिए गई वो काम उन लोगों ने बहुत सहयोगपूर्ण तरीके से किया और ये पूरा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए, और हमारे एक प्रदीप सर हैं, सार के फेलो हैं हमारे, प्रदीप सर के लिए भी विशेष तालियां। जैसे ही इस कार्यक्रम के बारे में सर को पता चला वो तुरंत खुद से मेरे पास आए कि मैडम मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा बिल्कुल सर, वो हमेशा हमारी प्रैक्टिस के बीच भी आते थे और इन्होंने मंच संचालन में भी बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई, अपना सहयोग दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, आपको मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी किशोर सभा की तरफ से भी। और साथ में हमारे दो और सहयोगी रहे, सुजीत सर और अभिषेक सर। इन लोगों ने भी लगातार बच्चों को निर्देशन दिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को भी। अभिषेक सर आप भी आ जाएं। आइए सर, आइए। निधि मैम यहाँ पर नहीं है, लेकिन निधि मैम का भी बहुत सहयोग मिला था मुझे। हम लोग आमंत्रित करने गए थे बीएचयू में, कॉम्पिटिशन है ना वहाँ बच्चा, तो वहाँ पर निधि मैम मेरे साथ पूरी टाइम पर रहीं और उनके कारण मुझे सर से मिलने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि निधि मैम जो है वो सर की शिष्या भी रही हैं। तो ज्योग्राफी के हमारे सर हैं अरुण सर, और निधि मैम भी ज्योग्राफी की शिष्या रही हैं, इसलिए निधि मैम को इस मंच से मैं धन्यवाद देती हूँ। अब इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं राष्ट्रगान के साथ। तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम पहले राष्ट्रगान करेंगे, फिर सभा विसर्जित होगी। सावधान। राष्ट्रगान।